हेलो स्टूडेंट्स, कार्डियक बायोप्सीज तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको पढ़ेंगे सर्वाइकल कोन बायोप्सी। एक बार दोबारा देख लीजिए आपका कार्डियक बायोप्सीज। कार्डियक बायोप्सीज आर हेल्पफुल इन लुकिंग फॉर कार्डियोमायोपैथोलॉजी मायोपैथी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। देखिए, हार्ट से रिलेटेड आपकी जो भी डिजीजेज होती हैं, जैसे आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं, उनमें जो भी आपका कैंसरस डिजीजेस होती हैं, फिर आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आपका कार्डियक बायोप्सीज के थ्रू पता करते हैं। और यहाँ पे आपका हिस्टोपैथोलॉजी का यूज़ होता है। किस टाइप से यूज़ होता है, वहाँ से आपने क्या करना है, टिश्यू को लेना है और उसके बाद इसको क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। आपका जो हिस्टोपैथोलॉजी का मैंने प्रोसेस आपको बताया था, ठीक है, उसको फिक्स करना है। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, स्टेन करके आपको उसमें क्या करना है, आपका रिजल्ट निकालना है, इंटरप्रिटेशन करनी है। उसके बाद देख लीजिए, आपका वॉल्यूम इसमें दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर ईच। जो आप क्या लोगे, बायोप्सी का जो बायोप्सी साइज लोगे, आप टिश्यू का साइज लोगे, वो 0.2 सेंटीमीटर का डायमीटर का होना चाहिए उसको, यानी कि बहुत ही छोटा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं ले सकती, क्योंकि हार्ट को क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है अगर आप ज़्यादा बड़ा ये लेती हो, या फिर हार्ट की जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई अफेक्ट आ सकता है, या फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा पार्ट लेना है। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स, कार्डियक बायोप्सी नीड टू शेड्यूल इन एडवांस। आपको एडवांस शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ट जो होता है रिलेटेड करता है, आपका अटैच होता है किससे, ब्लड के पंपिंग से। तो ब्लड की पंपिंग में क्या हो सकता है, आपका अफेक्ट आ सकता है अगर आप शेड्यूल वाइज ना चले। सेंड अ फ्रेश अनफिक्स्ड बायोप्सीज टू एनाटॉमिक पैथोलॉजी एज सुन एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, जैसे आपने आपका बायोप्सी वहाँ से की, ठीक है, आपने 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या लिया, जो टिश्यू का टुकड़ा लिया, उसको आपने क्या किया, अनफिक्स का मतलब आपका आपने उसको फॉर्मेलिन के अंदर नहीं डाला, ठीक है। तो अनफिक्स्ड बायोप्सी को ही आपने क्या करना है, पैथोलॉजी लैब तक पहुँचाना है। द सर्जिकल पैथोलॉजिस्ट विल देन डिवाइड द स्पेसिमेन फॉर द फॉलोइंग टेस्ट। उसके बाद वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेगा बायोप्सी जो आपका टिश्यू है, उसको डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेगा उससे। तो सबसे पहले आपका लाइट माइक्रोस्कोपी सबमिटेड इन फॉर्मेलिन, इसको क्या करना है, फॉर्मेलिन के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सबमिटेड इन 3% ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। ये भी क्या होता है, फिक्सेशन के लिए आपका यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इनके बीच, ठीक है। एक लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट में कल्चर सबमिटेड फ्रेश, ठीक है। इसको क्या करते हैं, फ्रेश जैसे निकाला उसको क्या करते हैं, कल्चरिंग में आपका यूज़ करते हैं। इसमें आपका फॉर्मेलिन या ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज़ नहीं करते। अब देखिए आपका सर्वाइकल कोन बायोप्सी देखिए आपका ये सर्विक्स से रिलेटेड है। सर्विक्स कहाँ होता है आपको, ये जो क्या होता है, वजाइना से क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, सर्विक्स होता है। तो वहाँ पे सर्विक्स में जब कोई इन्फेक्शन होता है, तो सर्विक्स में जो इन्फेक्शन होता है वहाँ से क्या था, कोन शेप टिश्यूज लिए जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कोन बायोप्सी बोलते हैं। ये आपका स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या स्पेसिमेन क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन सर्वाइकल ये सर्विक्स से लेते हैं। सर्विक्स से क्या करते हैं, कोन शेप में टिश्यूज के टुकड़े लिए जाते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा होगा वहाँ से क्या करते हैं, कोन शेप में लेते हैं। तो ये आपका स्पेसिमेन कहाँ से लोगे, सर्विक्स से। अगर किसी को सर्विक्स पता नहीं है तो एक बार नेट में जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, फीमेल जो जेनेटियल ऑर्गन होता है, तो फीमेल जेनेशियल ऑर्गन में पहले क्या होता है, वजाइना होता है, उसके बाद वजाइना के बाद आपका सर्विक्स पड़ते हैं। तो सर्विक्स से लेना है आपको यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए क्वाड्रेंट ओरिएंटेशन आपको क्या रखना है, क्वाड्रेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद प्री फिक्सेशन पिंड फ्लैट रादर देन द ओरिजिनल कोन शेप। डिलीवर द फ्रेश कोन विद रिक्वेशन टू पैथोलॉजी। उसको आपको क्या करना है, जो कोन शेप आपने टिश्यू लिया है उसको पैथोलॉजी तक ले जाना है। और इसके बाद उसका क्या करना है, आपको वहाँ पे उसका हिस्टोपैथोलॉजी का जो आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कैसे करना है, वो सारा प्रोसेसिंग इसके साथ करना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका सर्वाइकल कोन बायोप्सी। अब देखिए इसके बाद है आपका साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। साइटोजेनेटिक्स क्या होती है आपकी, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, उसके बेसिस पे क्या कहे जाते हैं, आपके जो डिजीजेज होती है उनका पता लगाया जाता है कि साइटोप्लाज्म में कौन सा आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, या फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, उनमें भी क्या होता है, कभी कभी एबेरेशन आ जाती है, या फिर म्यूटेशन हो जाता है, या फिर वो टूट फूट जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो सेल का करेक्टर होता है वो थोड़ा
चेंज हो जाता है। तो ये साइटोजेनेटिक्स के अंदर आते हैं आपके। इसमें भी क्या करना है आपने, सबमिट फ्रेश कॉमा अनफिक्स्ड स्पेसिमेन टू एनाटॉमिक पैथोलॉजी एज सुन एज पॉसिबल। द पैथोलॉजिस्ट विल कॉन्टेक्ट द साइटोजेनेटिक डिपार्टमेंट अपॉन द अराइवल ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, उसके बाद वो साइटोजेनेटिक डिपार्टमेंट को उसको दे देगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है आपका हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड आपका, क्योंकि जो आपकी सेल्स होती हैं वो आपका क्या होता है, सेल्स का आपका क्या है, सेल्स को आप क्या करो, आपका सेल्स में आप माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ये करते हो, सेल्स में आपका ये देख रहे हो, ट्यूमर देख रहे हो, या फिर आपका क्या देख रहे हो, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन देख रहे हो, तो वो भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आता है। और अगर उसका साइटोप्लाज्म के बारे में आप क्या करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो वो भी आपका क्या आता है, हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड होता है। इसलिए साइटोजेनेटिक्स इसी के अंडर आती है। लेकिन साइटोजेनेटिक्स एक अलग ब्रांच है। साइटोजेनेटिक्स के लिए अलग से कुछ क्या होते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो आपका यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग है आपका। अब देखिए आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। देखिए बहुत सारे मैलिगेंट ट्यूमर क्या होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो मैलिगेंट ट्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लिए क्या करते हैं, आपका रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे क्या होता है, कभी हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, किसके बेसिस पे, आपके हार्मोन्स के बेसिस पे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो आपके ट्यूमर्स होते हैं उन पे आपका हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक उसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये रिसेप्टर, क्या ये उनसे उनके लिए कोई रिस्पांस दे रहा है, ट्यूमर हार्मोन्स के लिए रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। तो देख लीजिए आपका, सम ट्यूमर्स आर रिस्पॉन्सिव टू हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस एंड क्लिनिकल प्रोग्नोसिस / treatment may be affected by the identification of certain hormone receptor in tumor tissue. Tumor for receptor is most often collected, evaluated pathologically for the confirmed breast carcinomas, but tissue for endometrial carcinomas and potential breast metastasis may also be evaluated. ठीक है, देखिए आपका जो ये मोस्टली क्या करते हैं, उन पार्ट से आपका उन पार्ट का ट्यूमर जो होते हैं, जैसे आपके जहाँ पे आपके जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गए या फिर आपका सर्विक्स हो गया, ठीक है, जो क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, स्पेशली फीमेल हार्मोन को क्या करते हैं के लिए रिस्पांस देते हैं। तो जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गया, वो स्पेशली क्या करते हैं, फीमेल्स के लिए क्या देते हैं, रिस्पांस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड होते हैं। और उसके बाद सर्विक्स से रिलेटेड हो गया, वजाइनल रिलेटेड हो गए, ये सारे क्या होते हैं, फीमेल हार्मोन्स के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो वहाँ पे जो ट्यूमर्स बनते हैं उनका हम क्या करते हैं, इलाज करने के लिए हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये प्रोजेस्टेरोन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इसका टेस्ट करते हैं कि क्या आपका ये ट्यूमर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन्स जो हैं उनके लिए कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं उनको उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका इलाज ढूंढने में हार्मोन से हम हेल्प लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए मिनिमम वॉल्यूम 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रेश अनफिक्स्ड ट्यूमर। ये 0.5 सेंटीमीटर का बहुत ही छोटा आपने क्या करना है, डायमीटर का ट्यूमर लेना है। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट, द एंटायर अनफिक्स्ड फ्रेश टिश्यू स्पेसिमेन। अनफिक्स्ड रखना है आपने टिश्यू को, आपका जब स्पेसिमेन लोगे आप। फ्रेश टिश्यू स्पेसिमेन ब्रेस्ट बायोप्सी या फिर आपका मेस्टेक्टोमी शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू एनाटॉमिक पैथोलॉजी लेबोरेटरी एंड गिवन डायरेक्टली टू लेबोरेटरी पर्सनल। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको टेक्नीशियन के पास दे देना है। अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे आप। द ट्यूमर सस्पेक्टेड ट्यूमर टिश्यू विल बी स्नैप फ्रोजन एट द टाइम ऑफ submission. After confirmation of the diagnosis, the breast carcinoma, the tissue will be submitted. उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बता रहा है, हिस्टोपैथोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो सारे आप कर सकते हो। उसमें आपको क्या देखना है आगे, या क्या है, जो आपका डीएनए है, डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपका देखिए मैंने आपको एक बेसिक बताया था एक दिन कि जो आपका सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, साइटोप्लाज्म का एरिया बड़ा होता है। तो जब क्या होता है, किसी में ट्यूमर सेल जो बनती है वो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और जो साइटोप्लाज्म का एरिया होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं वहाँ पे कंसीडर करते हैं वहाँ पे, या फिर आपका इंटरप्रिटेट करते हैं, जब हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको क्या ट्यूमर का भी पता चल जाता है, साथ में अगर कोई इन्फेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसका भी पता चल जाता है प्रोसेसिंग की लास्ट में इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो उसका। उसके बाद रिपोर्टिंग अ सेपरेट एस्ट्रोजन स्लैश प्रोजेस्ट्रोन रिसेप्टर रिपोर्ट विल बी इशूड। ठीक है, आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन दोनों के लिए क्या करनी है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए अलग से एक रिपोर्ट क्या करनी है, इशू करनी है, एंड शुड बी इन द पेशेंट चार्ट विद इन 5 to 7 days। और साथ में आपको जो पेशेंट चार्ट है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए फीटसेस, ठीक है, फीटसेस क्या होते हैं, आपकी जो बच्चा होता है पेट में, ये उसको फीटस बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कभी कभी उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है आपका जो अबनॉर्मल टिश्यूज, अबनॉर्मल बर्थ हो जाता है, और या फिर आपका जो बच्चा होता है वो कभी कभी मर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपका डिजीज़ का पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अ फीटस ऑफ एनी गैस्ट्राशनल एज who has breathed and therefore been considered a live birth is treated as an autopsy। ठीक है, आपका ट्रीट करते हैं ऑटोप्सी की तरह। ऑटोप्सी मैंने आपको बताया था क्या होती है ऑटोप्सी, आपका जो टिश्यू जो डेड बॉडी होती है उनमें ऑटोप्सी होती है, और जो लाइव बॉडी होती है उसके उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपकी बायोप्सी होती है। तो यहाँ पे ऑटोप्सी की तरह हम ट्रीट करते हैं अगर फीटस की बात आती है। और इसमें क्या करते हैं, उसका टिश्यू लेके उसके बाद उसको आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब में क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि आपका जो टिश्यू है फीटस के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन आ जाती है तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं, आपका यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर ट्यूमर है, हो जाता है कभी कभी क्या होता है, तो बर्थ में जो जो क्या होता है, जो फीटस होता है उसमें जो वो क्या होता है यूट्रस के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है, देखो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर उसकी क्या हो जाता है जो मदर का ट्यूमर होता है वो क्या हो जाता है फीटस तक चला जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं आपका। उसके बाद स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स इन बॉर्डर लाइन केस अ फीटस अबव 550 to 600 ग्राम बर्थ वेट एंड और विद द फुट लेंथ of more than 4.0 centimeter will be considered to fall under autopsy rules। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है आपकी, अगर आपका क्या है, आपका 550 ग्राम से 600 ग्राम के तक आपका ये है, तो उसको ऑटोप्सी के रूल्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, कंसीडर करते हैं। इफ़ द फीटस फॉल्स अंडर ऑटोप्सी रूल अ कंप्लीटेड ऑटोप्सी परमिट इज रिक्वायर्ड एंड द evaluated treated as an autopsy report will be issued। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, आपका ऑटोप्सी की रिपोर्ट देते हैं, जिस हिसाब से आपका क्या होगा फीटस होगा, वो डिपेंड करता है फीटस के वेट पे। उसके बाद लास्ट में आपका इंटरप्रिटेशन आती है, नेगेटिव फॉर द इंट्रा एपिथेलियल लीसन और मेलिगेंसी, आपका ट्यूमर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता करते हैं। ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है आपका, जो मैंने आपको बताया था वेजाइनाइटिस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उसके लिए फ्लोरा भी चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स क्या होता है पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है वजाइना का। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्या करना है आपने, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपका पीएच टेस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडाइसिस जो मैंने आपको बताया था, कैंडिडियासिस हो जाता है मोस्टली आपका वजाइनाइटिस के अंदर। तो ये सारी चीज़ आपको लास्ट में क्या करनी है, इंटरप्रिटेशन में देखनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। या फिर आपका ये सारे इन्फेक्शन है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, या फिर क्या है आपका ट्यूमर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि ट्यूमर का लिए ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा, और आपका डिफरेंट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या होता है ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है आपका, और यहाँ पे आपका ये आप पढ़ लीजिएगा साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, और आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हो आप नेट से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से अनदर वीडियोस भी देख सकते हो। उसके बाद आपका एक पॉइंट छूट गया था इसमें परसों,
हाँ, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट रह गया था, ये सिस्टमेटिक अंदर आता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट क्या होती है आपकी, जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो जब क्या होता है कभी कभी हम मेज़र करने के बाद क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, बहना, या फिर आपका क्या करना कि अपने जो जो उसका क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉइंट था जहाँ पे आपका मेजरमेंट आया था, वहाँ से वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, जब तक हम चेक करते हैं उसको। जैसे हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो रीडिंग लेते टाइम क्या हो जाता है, वो कभी कभी क्या होता है, ड्रिफ्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक जाती है। तो जब वो इधर उधर खिसकती है तो वहाँ पे हमारा एरर आ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट। और ये सिस्टमेटिक होते हैं, यानी कि या तो नेगेटिव ही होगी या तो आपका पॉजिटिव होगी, यानी कि वन साइडेड होती है। क्योंकि अगर आपका क्या है, सपोज आपने क्या 50 सेंटीमीटर आपका कहीं पे क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है किसी की, और आपका इंस्ट्रूमेंट खिसक रहा है, ठीक है, तो उस वजह से क्या, या तो वो 52 सेंटीमीटर 53 सेंटीमीटर तो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आपका डिक्रीज हो जाएगा, एक चांस होता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टमेटिक हमेशा क्या, तो वन साइडेड होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट वो क्या होता है, आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, और वो क्या हो गया, टाइम के हिसाब से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ये देख लीजिए आपका मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है रीडिंग्स दैट ड्रिफ्ट ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा बहुत खिसक जाती है, जिस वजह से हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत एरर आने के यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर के अंदर अंदर आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर, ठीक है। मैंने इसमें आपको एरर्स बताए, आपकी बायोप्सीज, आपका स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन होते हैं वो किस टाइप से आपको क्या करने, कलेक्ट करने, फॉर्मेलिन में डालने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये खैर आप वैसे आप आगे सीख जाओगे जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, बट ये थोड़ा बहुत क्या था, आपका थ्योरेटिकल था। उसके बाद आपका आपका एरर्स हो गए। एरर्स को देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एरर्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ एक ही है आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। जब आपकी लेबोरेटरी प्रैक्टिस लगातार क्या होती जाएंगी, आप लगातार करते जाओगे टेस्ट, तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है। और उसके बाद तो उसमें एक्सपीरियंस क्या है आपका, कि जो आपने एरर जो गलतियां की है वो आप दोबारा ना करो, ठीक है। इसके लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरर्स पढ़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके, थैंक यू। आगे हम आपका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसका आपको परसों वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू।